आज हम लोग चर्चा धन विधेयक के बारे में करेंगे। लेकिन धन विधेयक को जानने के पहले हम एक दिन आपसे चर्चा कर चुके हैं कि विधेयक किसे कहते हैं। आज हम इसको संक्षेप में बताते हैं कि प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप होता है उसे विधेयक कहते हैं, और जब वह राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षरित हो जाता है तो उसे हम अधिनियम कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो पहला साधारण विधेयक होता है, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक होता है, और तीसरे की बात करें तो वह वित्त विधेयक होता है, और चौथा धन विधेयक होता है। लेकिन आज हम सभी की नहीं चर्चा करेंगे, केवल आज हम धन विधेयक की चर्चा करेंगे कि धन विधेयक कहते किसे हैं। अगर मैं धन विधेयक की बात करूं तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। अब किसे धन विधेयक माना जाएगा, किसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा, इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर मैं शर्तों की बात करूं तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में दिया गया है। पहला शर्त तो यही है कि अगर कोई कर देश पर लगाया जाता है, नया कर लगाया जाता है, या कोई कर हटाया जाता है, या किसी कर में परिवर्तन किया जाता है, अगर ये कर से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो ऐसे विधेयक को धन विधेयक के नाम से जानते हैं। दूसरी शर्त है, अगर भारत की संचित निधि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में की गई है, अगर उससे कोई धन निकालना हो या उसमें जमा करना हो, वह भी धन विधेयक के तहत आता है। यही बात आकस्मिकता निधि के भी साथ है। वह अनुच्छेद 267 में उसका उल्लेख किया गया है कि अगर आकस्मिकता निधि में कोई धन जमा करना है या धन निकालना है तो वह भी धन विधेयक होता है। वहीं पर अगर अगली शर्त की बात करें तो सरकार द्वारा कोई ऋण लेने से संबंधित कोई प्रावधान है, वह भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। अब सबसे पहले बात ये कर दें कि धन विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं कि धन विधेयक है कि नहीं, इसको प्रमाणित करने का काम केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह प्रमाणित करने का केवल उसके पास ही अंतिम अधिकार है कि यह विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है या कोई अन्य विधेयक है। यह प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो धन विधेयक केवल वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तीसरी अगर बात करें विशेषता में, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अगर अगली बात करें तो धन विधेयक राज्यसभा को केवल 14 दिन का अधिकार देता है। वह अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन उस पे सुझाव मानना न मानना ये अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है, उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब राज्यसभा को ऐसा क्यों इसमें इग्नोर कर दिया गया, लोकसभा को जितना पावर क्यों दिया गया, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जो धन विधेयक होता है वह पैसे रुपए से बात होती है, क्योंकि लोकसभा में जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं, इसलिए वह हर विकास के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं और हर विकास कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर पैसे को रोक दिया जाएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा। इसलिए लोकसभा को हमारे संविधान निर्माताओं ने आत्यांतिक अधिकार दिया, और ये होता है इस पे अगर कभी गतिरोध हो जाए तो इस पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अगर जब ये कोई धन विधेयक पेश किया जाता है तो एक इसकी और विशेषता है, यह पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। अगर जब यह सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है, क्योंकि उसने पूर्व अनुमति ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए कभी राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। राज्यसभा की सीमा के बारे में
अनुच्छेद 109 में ये प्रावधान किया गया है। तो आज हम समझ लिए कि धन विधेयक किसे कहते हैं, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की।